नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक ऐसी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है और अपनी सेक्टर को लेकर के बड़ा अट्रैक्टिव क्रिएट करती है। कंपनी है ऑटो एंसली और ऑटो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है। ओमेक्स नाम है, छोटी सी नाम है। और कंपनी कहती है कि इनके पास लार्जेस्ट कॉमर्शियल व्हीकल क्लासिक मैन्युफैक्चर है। इसके अलावा कहते हैं कि प्रोप्राइटरी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन का कामकाज है और ढेर सारे अलग-अलग बातें रखती है जो कंपनी हर कोई कंपनी रखती है। तो आखिर हम जानने की कोशिश क्या करेंगे? जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो बिज़नेस मॉडल है, वो बिज़नेस मॉडल में पहली बात कहती है कमर्शियल व्हीकल को लेकर के, रेलवे एंड हैवी फैब्रिकेशन को लेकर के और फ्यूचर ऑफरिंग में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर कहती है कि हम फ्यूचर में काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कहती है कि फैसिलिटीज़ में क्या-क्या है? कहते हैं कि इनके पास विनोलास हैं, लखनऊज़ हैं, लॉन्ग टर्म प्लांट्स की बात कहती है, न्यू और रेलवे प्लांट की बात कहती है। तो इस कंपनी को लेकर के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और लिस्टेड के साथ-साथ ये देखा गया कि इस स्टॉक में एक दिन के दौरान की बात करूँ, आज आज की बात करूँ तो इससे पहले की बात करूँ तो मार्केट में कई बार गिरती है, कई बार चलती है। ओवरऑल देखा गया कि 1 साल के दौरान में मार्केट में करीब 90% तक की उछाल है आज के टाइम। इसको कहते हैं मल्टीपल लेयर है इनके पास रेजिस्टेंस को लेकर के और कई बार चलती है, कई बार गिरती है। ये तो सिलसिला चलता ही रहता है मार्केट में, लेकिन उसमें एक्चुअल करना क्या है? कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल क्या है? क्या स्टॉक मार्केट की डिमांड के बेसिस पे हम सब जानने की कोशिश करेंगे या बिज़नेस के डिमांड के बेसिस पे जानने की? यहाँ तक देखा गया कंपनी का, तो कंपनी कहती है हमारी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इनमें बुक वैल्यू से आज भी स्टॉक के जो प्राइसेस हैं, वो छोटा-सा है। चाहे बुक वैल्यू के कंपेयर कर लें, इंट्रिंसिक वैल्यू को देख लीजिए। इससे ये कह सकते हैं कि इनका अभी ये अंडर वैल्यूड की स्टॉक श्रेणी में आती है। अब एक तरफ तो कहते हैं कि अंडर वैल्यूड है, दूसरी तरफ कहती है इंडस्ट्रियल की कंपनियों के बेस कंपैरिजन करने के तौर पे जो अर्निंग पर शेयर है 16 रुपये से ज़्यादा, तो बाकी जो इनकी पीयर्स कंपनी है वहां पे केवल कितने की करोड़ है? 32x का करोड़ है। लेकिन इनके यहाँ 40x का करोड़ है। अर्थात इसके अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो ये कह सकते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट 25% से ज़्यादा की यहाँ पे ज़्यादा करोड़ है। एक तरफ 25% करोड़ है और एक तरफ स्टॉक की वैल्यू आज भी कम है। दोनों में दोनों कंट्राडिक्शन हो गया ना। आरओई आरओसी की आंकड़ा नेगेटिव की तरफ ही इंपैक्ट डालती है, जबकि डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो 156% तक पेमेंट की बात की। पूरे के पूरे कंपनी में 2 करोड़ 14 लाख शेयर हैं, जो कि हम हमेशा हाईलाइट करते हैं कि इसी शेयर में से जो प्रमोटर का कंट्रोल है वो 54% शेयर पे है। रेस्ट की बात करें तो आम पब्लिक के लिए है, जिस सारे के सारे नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं करंट मार्केट प्राइस से, तो क्या निकलती है? मार्केट की वैल्यूएशंस निकल जाते थे, इसको मार्केट कैप के। केवल हम यही जानने वाले थे, कहते हैं नहीं जी, ये जान के क्या करेंगे, ये तो हम सब जानते हैं, ये तो समरी डेटा है। किसका? फाइनेंशियल पोजीशन और स्टॉक मार्केट की आपस में तालमेल की एक डेटाबेस की। तो हम जानने क्या वाले हैं? हम जानेंगे जो जो भी कोई कंपनी अपनी बिजनेस करती है, उस बिजनेस से क्या क्या चीजें निकल के, क्या क्या चीजें देखनी होती है। क्या वो कंपनी सेल बढ़ा रही है? क्या सेल के बेसिस पे प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ रही है? क्या प्रॉफिट यदि बढ़ रही है तो क्या इनकी जो रीढ़ की हड्डी कहलाती है बैलेंस शीट, जिसको एसेट्स और लायबिलिटी कहते हैं, क्या उनकी तादाद में बढ़ोतरी हुआ है या नहीं? या ऐसी बात तो नहीं है कि सेल्स केवल बढ़ा दिया गया और वहां पे आज भी पैसा नहीं आया? इसको लेकर के दो पार्ट को देखना चाहिए। एक तो है डेट टू इक्विटी, दूसरे पार्ट का नाम है करंट रेशियो की नंबर। इनको लेकर कहते हैं जो कर्ज कोई कंपनी लेती है तो उसका यूटिलाइजेशन क्या है, और यदि पे आउट करती है तो क्या है, मोनिटाइजेशन कहां से। जबकि करंट रेशियो की नंबर ये कहती है कि इसको लेकर कि क्या ऐसी बात तो नहीं है जो अर्निंग पर शेयर को हिट कर दिया गया।
सेल तो उधार में किया, लेकिन बाकी सारी चीजें नहीं थी। इनको लेकर के हमने कंक्लूसिव डेटा निकाल के लाया हूं, जिस पे हम डिटेल जानेंगे। किसको लेकर के? रिस्क एनालिसिस को। रिस्क किसका होगा? कंपनी की खुद की बिजनेस रिस्क है, और रिस्क से मार्केट का क्या इंपैक्ट करता है या क्या हिट कर देती है। यदि कंपनी की हिस्टोरिकल डेटा की तरफ देखें तो कंपनीज 1983 में बनी थी। ओमेक्स ऑटो लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई सीट मेटल कंपोनेंट, यहां कहती है सीट मेटल कंपोनेंट, और वहां कहती है ऑटो कंपोनेंट, ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट के लेकर के कामकाज रहा है। इसके बेसिस पे, बीएससी के बेसिस पे। अब यदि हम इनकी फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ देखें तो हमारी नजर में सबसे पहले जाता है तो क्या इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस का कैसा ग्राफ रहा है 2024 तक। तो 2024 तक की बात को देखा जाए तो ये कहती है कि यहाँ पे जो नेटवर्थ थी वो नियर अबाउट क्या कर रही है? हाई कर रही है। जो सेल्स का पार्ट था वो 2020 में बेटर था, लेकिन 2021 जो कि कोविड का सिचुएशन के बाद मार्केट चलना चालू किया तो धीरे धीरे करके अच्छी खासी ग्रो बनती नजर आती है। ये फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे 24 तक की डेटाबेस साझा कर। लेकिन क्या एनुअली डेटा के बेस पे ही मान लें या कुछ क्वार्टरली डेटा को भी माने? तो क्वार्टरली डेटा की बात कहती है कि यहाँ पे क्वार्टरली में तो ऐसा गिरावट देखने को मिला है, लेकिन कुछ चीजें हमारे सामने पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट डाल देती है। जहां तक क्वार्टरली डेटा का सवाल है तो वो ये कहती है कि हमने सेल्स बढ़ोतरी किया, नेट इनकम बढ़ोतरी किया, और इसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हमने बढ़ोतरी। लेकिन जैसे कुछ ट्रेंडिंग व्यू को देखेंगे तो ट्रेंडिंग व्यू कहता है कि यहां तो ठीक ठाक थी, लेकिन खास करके इस पोजीशन से इस पोजीशन में तो गिरावट देखने को मिल गया। तो क्या इसका इंपैक्ट कुछ देखने को मिलेगा? तो देखिए चार्ट लेवल भी इसी आंकड़ा से इसमें दिख रहा था, लेकिन अब दिसंबर का समय है और पता है दिसंबर के बाद दोबारा रिजल्ट का आएगा, दिसंबर के रिजल्ट को। तो जिनको पता है, कानो गान खबर है, वो शायद इसको लेने के लिए दोबारा स्थिरता बनाने की कोशिश में है। चलिए हम नंबर की बात कर लेते हैं। कंपनी का नंबर करीब करीब 80 करोड़ के आसपास की सेल की बात करती है, और 80 करोड़ में 16 करोड़ के आसपास सेल्स दर्ज कर, जो कि पहले निगेटिव इंपैक्ट डाल रही थी, वो अब जाकर के पिछले वायो वाई बेसिस पे 50% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या करती है? इंक्रीज करती है, जो कि बेटर के बात कहती है। ईयरली ग्रोथ को लेकर कहती है कि लास्ट 12 महीने की डेटाबेस 372 करोड़ तक, और इस ये नहीं है कि ये अभी सबसे ज्यादा पिक पे है, इससे पहले कंपनी ने बेटर रिजल्ट क्रिएट कर चुका है। ये ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी बुक करती हुई नजर आई है लास्ट 12 महीने की डेटा। बीएससी की माने तो जो स्टैंडअलोन डेटाबेस है इसमें हम नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं, तो कंपैरिजन टू द क्यू और क्यू बेसिस पे इन दोनों को देखेंगे तो वो कहती है कि आपने सेल तो डिक्लाइन कर लिया, लेकिन आपने नेट इनकम नेट प्रॉफिट को आपने क्या किया? इंक्रीज कर लिया। दूसरी तरफ इसको लेकर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपने काफी ज्यादा बेटर कर लिया, और नेट प्रॉफिट मार्जिन आपने बेटर कर लिया। हमारे समझ में आया कि आपने क्यू और क्यू बेसिस पे जून से सितंबर में काफी हद तक बेटर काम किया, लेकिन लेकिन क्या था? आपने सेल नहीं किया, आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम से शायद जनरेट हो गया, या जो उसके बेसिस पे प्रॉफिट का नंबर है वो शायद वही दर्ज कर। जबकि हमने नेट इनकम मार्जिन को देखा तो हमारे समझ में आई कि कंपनी केवल और केवल 8% ही सेव कर पाती है अपने टोटल सेल्स प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम की जो कैपेसिटी रही। अब ये 8% सेविंग के पीछे कितनी उधार रखी है? उधार सेल्स के आंकड़ा के बेसिस पे कितना था, प्रॉफिट के बेसिस पे कितना था, इनका लेखा जोखा भी जरा एक नजर जानने की कोशिश कर। और वो ये कहता है
तो कंपनी में रिस्क फैक्टर बिल्कुल फ्री है। क्यों फ्री है? अब देखिए चालाकी की बात कितनी बेटर है। आपने 3 दिन में अपने वेंडरों से पेमेंट लिया। इससे आप अपने क्लाइंट से पेमेंट लिया और आप अपने वेंडरों को पेमेंट कब दे रहे हैं? 2 महीने। आपने 2 महीने तक पैसे को यूटिलाइज किया, जबकि बैलेंस शीट की डेटा कहती है जो यहाँ पे कंपनी ने कर्ज लगातार पे आउट किया। कर्ज पे आउट के साथ साथ आपने क्या किया? आपने एक बड़ी कर्ज क्रिएट भी किया, खास करके अदर लायबिलिटीज। फिक्स एसेट्स आपके हैं, इन्वेस्टमेंट आपके पास है, और बाकी कुछ पार्ट्स भी कहती है जहां पे कैश और कैश इक्विपमेंट और इन्वेंटरीज की बात भी रखती है। और इन सबको जब ने हमने सामने समझने की कोशिश किया तो इस 8% कमाने को सेविंग करने के पीछे कितनी परसेंट की रिस्क है? जो मार्केट की उधार है वो 1% रह गई, और प्रॉफिट के नंबर के बेसिस पे जो उधार रही वो केवल 9% दर्ज कर। अर्थात लास्ट 12 महीने के डेटा की बात किया जाए तो, और यदि हम लास्ट कुछ पीरियड इसी साल की हाफ H1 की डेटा की बात करें तो केवल 3 करोड़ मार्केट में इनका क्या था? रिस्क पे था, जबकि इन्होंने प्रॉफिट ऑलमोस्ट करीब 19 करोड़ की बात रखी थी। अब मान लो यदि 19 करोड़ में 3 करोड़ का उधार था तो 4-5% उसमें बैड डेट्स भी होता है, तो क्या फर्क पड़ जाता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या दिखती है? ये दिखती है जो आप फंडामेंटली आप अपने आप को तैयार कर रखे। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज कहता है तो क्या निवेशकों को लेकर इंटरेस्ट कैसा है? तो कहती है निवेशकों का इंटरेस्ट तो बनी हुई है, जहां पे प्रमोटर के अलावा पब्लिक के पास 54-45% की होल्डिंग है, और उस होल्डिंग में ये देखा गया कि टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर करीब 13,000 के आसपास की निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी में जुड़ा हो। जबकि लेटेस्ट अपडेट और बाकी सब चीज़ों को देखा जाए तो ऑटो एंसिलरीज की इंडस्ट्रीज में ढेर सारी कंपनीज हैं, चाहे वो मदरसन शमी की बात, मदरसन की बात करें, बोस की बात में यूनो मिंडा की बात, इन सभी कंपनियों के कंपैरिजन टू आज भी निवेशकों का इंटरेस्ट क्या है? निवेशकों का क्राउड जिसको कहते हैं वो ज्यादा है, लेकिन बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू से आज भी स्टॉक सस्ते रेटों में मिलता हुआ नजर आता है। इसके अलावा यदि हम इनकी सेगमेंट वाइज देखें तो क्या सेगमेंट वाइज क्या कर देती है अर्निंग, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा? तो कहती है डिविडेंड तो हमेशा देती रही है, 1-1 रुपये के आसपास की। जबकि इसकी एनालिसिस पार्ट ये भी कहती है कि आपने लास्ट 10 सालों में बेटर रिजल्ट क्रिएट किया है, चाहे 2 साल से लेकर के 5 हो, 5 से लेकर के बाकी हो, फिलहाल भी आपकी सेंटिमेंट ठीक ठाक कहती है। सेगमेंट वाइज डिटेल को लेकर कहती है, जो यहाँ पे मैं एक नज़र डालता हूँ सेगमेंट वाइज में आखिर किस सेगमेंट से कुछ ज़्यादा पैसा कमाती है, तो ऐसा कोई भी डेटा साझा नहीं करती है, लेकिन एनालिसिस पार्ट की बेसिस पे कुछ अच्छी बातें जो इनको फेवरेबल करती है, कुछ इनफेवरेबल बातें भी सामने रखती है। इसमें कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा हाई निकल के आती है। तीसरी बात जो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात कहती है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अदर सोर्स ऑफ इनकम भी तो आ रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी तो कंपनी ने करके रखा है। अब आते हैं चार्ट लेवल, चाहे वो 1 साल की चार्ट हो चाहे 5 साल की। यहाँ पे देखा गया कि मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली हुआ था। आखिर किसी न किसी को पैसा तो निकला पॉकेट से, या तो वो एसएल के साथ निकले, और नहीं तो वो आज भी उनकी शेयर की वैल्यूशन टूटी हुई नजर आती है। तो भाई इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए? सिचुएशन की बात ये कहती है कि जब भी मार्केट में मौका मिले इस चीज को लेकर के, यदि कोई रूल कहता है यदि अपर ट्रेंड की मूव है, ट्रेंडिंग है, तो क्या किया जा सकता है? आप अपनी स्टे किया जा सकता है। यदि जिस उम्मीद से हमने रखा उसके रिवर्सल हो गया तो फिर क्या किया जाए? या तो एसएल के साथ निकलना पड़ेगा, या लंबे पीरियड में उसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न की चिंता व्यवस्थित हो सकती है। तो हमने हमेशा कहता हूं कि विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के
हम क्या करते हैं, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं और सामने रखने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।